Dear students, welcome to all of you at the very beautiful platform of Team Super Cluster. इस कोरोना क्राइसिस पीरियड में कुछ दिनों के लिए हम नहीं आ पाए थे। आज से फिर मैं आपकी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर आर.के. तिवारी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप जानते हैं आप सभी लोग कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर स्ट्रक्चर लिख जाती है तो हम लोग उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाहे उसके एटम पे जो चार्ज है जिसको हम लोग फॉर्मल चार्ज कहते हैं, चाहे फॉर्मल चार्ज हो, चाहे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो या हाइब्रिडाइजेशन हो, सब कुछ हम लोग बहुत ही ईजिली यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आज हम लोग उसी की प्रैक्टिस करेंगे कि हम किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आसानी से कैसे लिख पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसको आप लोग शुरू के क्लासेस में जैसे 11th क्लास में आप लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके कुछ बहुत स्पेशल ट्रिक्स एंड तरीके होते हैं जिससे कि सिंपल से लेके बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हम बहुत आसानी से लिख पाते हैं। बुकिश इन्फॉर्मेशन में दुनिया तरह तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तरह तरह के रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम में आपको बिल्कुल ऐसा बताने जा रहा हूँ कि हमें किसी रूल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम सिंपल सा एक बस खाली किसी भी एटम की पॉसिबल वैलेंसीज क्या क्या होती हैं, अगर उन्हीं वैलेंसीज को अगर हम निकालना अगर सीख जाएं तो हम बड़े आसानी से इसको बता पाते हैं। अच्छा, वैसे तो हमको वैलेंसी सबकी पता होनी भी चाहिए कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है। जैसे मान लिखा दिया जाए कि आप जानते हैं कि बोरन की वैलेंसी 3 होती है, कार्बन की वैलेंसी जनरली 4 होती हैं, नाइट्रोजन की आप जानते हैं जनरली 3 और समटाइम्स 4 होती हैं, ओ की आप जानते हैं वैलेंसी जनरली 2 होती हैं। लेकिन किस एटम की क्या क्या पॉसिबल वैलेंसीज होंगी इनको हम पता करने का एक तरीका बता रहे हैं। तो उस तरीके सबसे पहले हम लोग पॉसिबल वैलेंसीज निकालेंगे और जब पॉसिबल वैलेंसीज हम निकाल लेंगे तो उसे हम निकालने का तरीका आज हम सीख ले रहे हैं और उसके बाद से हमको वैलेंसी जनरली याद ही रहती है और जब याद रहेगी तो हम आसानी से किसी का भी स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। तो आज हम पहले आपको वैलेंसी निकालना बताते हैं कि पहले किसी की पॉसिबल वैलेंसीज क्या क्या होती हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, उसमें वो सब सेकेंड और थर्ड पीरियड के मॉलिक्यूल्स आपके बेसिकली होते हैं। तो हम सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात करें तो आपको पता है कि सेकेंड और थर्ड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट्स हैं। तो आप सबको पता है कि सेकेंड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट होते हैं, आप जानते हैं। तो अगर हम सेकेंड पीरियड की अगर बात करें तो आप सब लोगों को पता है कि सेकेंड पीरियड में कौन कौन एलिमेंट हैं। सबको पता है कि यहाँ पर है कौन सा, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर लिथियम है, उसके बाद से बेरिलियम है, देन कम्स बोरन, उसके बाद से आप जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन, उसके बाद से ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। ये सबको पता है कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हो गए, सबको पता ही है। और थर्ड पीरियड में आप जानते हैं कि जो हमारे एलिमेंट जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, आप जानते हैं। इसके नीचे आप जानते हैं कि आपका यहाँ पर सोडियम होता है, यहाँ पर इसके बगल में यहाँ पर मैग्नीशियम, उसके बाद से यहाँ पर आप जानते हैं कि आपका एल्युमिनियम होता है, यहाँ पर आपका सिलिकॉन होता है, ये फास्फोरस है, ये सल्फर है, ये क्लोरीन है और ये आर्गन है। ये हम सब लोग जानते हैं। इसमें से आप जानते हैं कि हमको यहाँ पर जो मेटल से प्रेजेंट टाइम में कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि जो डिफरेंट कंपाउंड्स हमको इनऑर्गेनिक के केस मिलते हैं वो आप जानते हैं मेनली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से अब इनकी हमें ज़रूरत यहाँ पे जनरली भी नहीं पड़ेगी। ये सब तो जानते हैं मोस्टली जो होते हैं आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हमको मेनली ज़रूरत जो है इन्हीं के पढ़ने वाली नोबल गैस है, इनको भी आप चाहे छोड़ सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप बस इनकी बात करिए, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो पॉसिबल वैलेंसीज अगर हमको मालूम हो तो हम आसानी से इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ सेकेंड पीरियड का आपको निकाल के दिखा रहे हैं और ऐसे फिर आपको थर्ड पीरियड का भी निकाल के हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग पॉसिबल वैलेंसीज यहाँ पर फाइंड करते हैं। बड़ा ईजी सा तरीका है और वो निकालने के बाद आप जानते ही हैं कि सिंपली करना क्या पड़ेगा कि बस अब आप जो हैं उसके बाद से निकालने का तरीका आप सीख लीजिए, उसके बाद से आपको याद भी रहेगा और आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो देखिए अब आपको हम लिख के यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आप यहाँ पर सारी बातें बहुत ईजिली कर पाते हैं। तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल यहाँ पहले ले लें, मान लीजिए हम बोरन का ही ले रहे हैं। बोरन, ये बोरन आपका हो गया और बोरन का सबको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप जानते हैं कितना होता है
5 होता है, एटॉमिक नंबर 5 हो गया। अब करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिख देना है, और वो आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है 1s2, इसके बाद से 2s2 और उसके बाद से 2p यहाँ पर 1। ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरन। हाँ, एक बात हम सब लोग जानते हैं कि सेकेंड सेल में केवल 2 सबसेल्स होती हैं, और वो 2 सबसेल्स कौन कौन सी होती हैं, खाली बस S एंड P। यानी हमको ये पता है कि सेकेंड सेल में d ऑर्बिटल्स नहीं होते, ये बात हम पहले से जानते हैं कि सेकेंड सेल हैज़ नो d ऑर्बिटल्स। तो सेकेंड सेल में केवल S और P होती हैं, और आप जानते हैं कि बोरन आपका सेकेंड पीरियड का है। यहाँ पे देखो खाली साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि केवल आपका यहाँ पर सेकेंड सेल ही है, यहाँ पे d ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। अब याद करिए कोवैलेंसी, आप जानते हैं, अगर आपको याद करिए क्लास 11th में आपने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहा गया था कि कोवैलेंसी कितनी होती है, तो आप पढ़े हैं कि कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू कितना होता है, तो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उतनी होती है, आप जानते हैं उसकी कोवैलेंसी होती है। और आप जानते हैं कि वो कैसे निकाला जाता है, तो आप जानते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं कि हुंस लॉ अप्लाई किया जाता है। उसके लिए हम लोग सिंपली बॉक्स डायग्राम बनाते हैं, आप यहाँ बना लीजिए। तो हमको वैलेंस सेल से खाली बस मतलब है, हम क्या करें, देखिए हमारा 2s हुआ यहाँ पर, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये हम लोग का ये हमारा देखिए 2s है। आप जानते हैं इसमें खाली बस एक ही ऑर्बिटल होते हैं, तो मान लीजिए हमारा 2s हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने, हुंस लॉ हम लोग अप्लाई करना जानते ही हैं कि इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, और हम लोग जानते हैं कि 1 ऑर्बिटल कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर भर जाएंगे। तो इस तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसका भर दिया, तो इस तरह से हमारा 2s2 हो गया। फिर p में आप जानते हैं, तो p में कितने होते हैं ऑर्बिटल, हम सब लोग जानते हैं कि देयर आर 3 ऑर्बिटल्स इन p सबसेल, और इस तरह से आपका 2 सबसेल हो गया, 2p सब हो गया हम लोग का 2p, और p में देख रहे हैं खाली बस आपका बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से आपका ये हुआ। तो इस तरह से हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट टाइम में बोरन के वैलेंस सेल में ओनली 1 यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। लेकिन हम लोग याद रखिए अपना साइंस जो है कि साइंस में पहले जो होता है आप जानते हैं प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंट होते हैं, फाइंडिंग्स आते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि बोरन जो होता है वो ट्राईवैलेंट कंपाउंड बनाता है। हम सब लोग जानते हैं कि बोरन के केस में आप जानते हैं कि बोरन जो होता है वो BH3 बनाता है, जहाँ पर इसकी वैलेंसी 3 है। ऐसे आप जानते हैं बोरन जो होता है वो BH3 बनाता है। ये कंपाउंड इस बात के प्रूफ हैं कि बोरन की कोवैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप सब लोग जानते हैं कि हम जो लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कौन सा होता है, ये ऐसा मान के लिखा जाता है कि हमने अपने एटम को कहीं से भी कोई हमने एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दिया है, और बिना एनर्जी के जो हमारे एटम में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनका जो सेल में जो सेल और सब सेल में जो पोजीशन होती है वो सब कहलाती है ग्राउंड स्टेट। तो इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। तो इसको हम शार्ट में यहाँ पे GD लिख रहे हैं, ये हम लोग का है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हम लोग का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस ग्राउंड स्टेट में हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर इसको कोवैलेंसी 3 क्या हो गई। हमें करना क्या पड़ेगा, तो ये बस छोटा सा एक काम आपको करना पड़ेगा। इसको कहाँ ले जाएंगे हम लोग, अब इसको हम ले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पर ले जाने वाले हैं हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। और उसके लिए आप जानते ही हैं कि बस आपका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल में प्रोमोट कर जाता है। इसी को एक्साइटेशन कहते हैं। आप जानते ही हैं कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ये कहलाता है एक्साइटेशन। इसको हम एक्साइट कर देंगे, और एक्साइट कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तब आपका यहाँ जो 2s है इसमें आप देख रहे हैं कि बस खाली बस आपका एक बस सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और ऐसे ही p में आप देख रहे हैं कि जो इसमें खाली बस आपका एक ही बस यहाँ पर हाफ फील्ड था, तो जो था पहले वो तो रहेगा ही रहेगा। और एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि यहाँ से जंप करके एम्प्टी में आ गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले खाली इलेक्ट्रॉन आपका px में हुआ करता था, ये आपका पहले px था। इसको मान लीजिए अगर मैं py कह दूँ, इसको मैं pz कह दूँ, तो आप देख रहे हैं कि जो पहले खाली px में था अब आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर py में भी आ जाएगा। और इस तरह से अब हमने यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन दिखाया है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आप इसे अब कह सकते हैं ये क्या हम लोग का है, ये है एक्साइटेड
स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं शॉर्ट में यहाँ पे इसी लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहिए और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको जितने भी यहाँ पर दिखाई पड़ जाएं हाफ फील्ड ऑर्बिटल वही इसकी कोवेलेंसी होती है। तो बहुत क्लियरली आपको दिख गया कि बोरन की जो कोवेलेंसी कितनी होती है। तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल और वो कितने हैं। तो 1 is 2s, 1 is 2px and 1 is 2py. There are 3 half filled orbitals in the valence shell of boron. Therefore, the covalency of boron should be 3. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं कि किसी भी एटम का हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। उसके बाद उसका वैसे हम बॉक्स डायग्राम बना देंगे और उसके बाद से आप उसको एक्साइटेड स्टेट में ले आएंगे और एक्साइटेड स्टेट में लाने पर जितने यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पर होते हैं वही उसकी कोवेलेंसी होती है। एक बात आप और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें से कोई ऑर्बिटल अगर आपका फुलफिल्ड हो, यानी अगर यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में अगर एक भी ऑर्बिटल अगर आपका यहाँ पर फुलफिल्ड होगा तो ही इनफैक्ट आपका लोन पेयर होता है। और आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी ऑर्बिटल में आप यहाँ पर पेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, सब के सब हमारे हाफ फील्ड हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, वो क्या क्या दिख रहा है। तो वो बात भी आपको बहुत क्लियरली साफ साफ दिख रही है कि बोरन के बारे में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो बोरन के बारे में आपको ये दिख रहा है कि जो बोरन है वो ट्राईवैलेंट है, उसकी वैलेंसी 3 है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे नोट लिख दें, अगर मान लीजिए इम्पॉर्टेंट के लिए कि नोट क्या है। तो बोरन क्या है कि बोरन ट्राईवैलेंट है। बोरन जो है वो क्या है, वो ट्राईवैलेंट है, मतलब कि वो 3 बॉन्ड्स बनाएगा, ट्राईवैलेंट एंड हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ से कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं कि बोरन की कोवेलेंसी या बोरन की वैलेंसी 3 होती है और बोरन के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो नहीं है। तो इस तरह से बोरन के बारे में हम जान सकते हैं आसानी से। चलिए हम एक अगली केस लेते हैं। हम इसके बाद से मान लीजिए मैं आपको कार्बन का निकाल के दिखाता हूँ। तो जरा सा कार्बन का निकाल के हम देखते हैं। तो कार्बन के पास अगर हम आते हैं, जरा इसको देख लीजिए आप। प्रोसेस आपका वही बिल्कुल सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आपने इसको अप्लाई किया था बोरन के लिए, वैसे कार्बन के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, सबको पता है। कॉन्फ़िगरेशन आप लिख ही लेंगे फटाफट, वो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p, कितना हो जाएगा 2। याद रखिए वैलेंस सेल जो आउटर मोस्ट सेल होती है वही आप जानते हैं वैलेंस सेल होती है। और इस तरह से ये बात बहुत क्लियर दिख रही है आपको कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ये बात हम आसानी से जानते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसके पास कोई भी यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं है। अब अगला काम क्या होगा, सिंपली आप हुंस लॉ अप्लाई कर दीजिए और इसका क्या लिख दिया जाएगा, इसका बॉक्स डायग्राम लिख दिया जाएगा। और आप जानते हैं जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो सब क्या है, वो हम लोग का है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखिए कि हम जो प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहे हो क्या है, ये हमारा है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आप जानते हैं कि हमको सिर्फ वैलेंस सेल से मतलब है, क्योंकि आप जानते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। तो हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमको एक्साइटेड स्टेट में हाफ फील्ड ऑर्बिटल काउंट करने पड़ेंगे वैलेंस सेल में। और आप जानते हैं कि आउटर मोस्ट सेल ही तो वैलेंस सेल होती है, तो सेकंड सेल हमारी वैलेंस सेल हो गई। अब इसी का बॉक्स डायग्राम बना दीजिए। तो बॉक्स डायग्राम में आप देख रहे हैं कि अगर हम बॉक्स डायग्राम यहाँ पर ड्रा करना चाहें तो आप देख रहे हैं कि आपका 2s है, तो ये हमारा हो गया 2s ऑर्बिटल, ये हमने यहाँ पे 2s लिख लिया। फिर हमारा 2p भी है, और p में आप जानते हैं कितने होते हैं ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक का नाम px है, एक का नाम py और एक का नाम pz है, हम सब लोग जानते हैं। ये 2s हो गया, हम लोग का ये हो गया 2px, ये हम लोग का हो गया 2py एंड दिस वन इज 2pz। ये हमारे हो गए ऑर्बिटल्स। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन सिंपली भर दीजिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ तो देख लीजिए आप क्या मिल जाएगा हम लोग को,
एस में देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से भर दीजिए, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। P में आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आप जानते हैं कि जब P मतलब कि जो P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो कहलाते हैं डीजेनरेट P ऑर्बिटल्स, और इसका मतलब क्या होता है कि P के ऑल द 3 ऑर्बिटल्स हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें आपने हुंड्स लॉ पढ़ाई है, और हुंड क्या कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब पहले एक एक करके भरे जाएंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पेयरिंग कराई जाएगी। और आप देख रहे हैं P में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप 1 बाय 1 भरिए, यानी ये गया आपका 2px में, एंड सेकेंड will enter in 2py। और आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में 2 यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से कार्बन की अगर हम वैलेंसी निकालना चाहेंगे तो कार्बन वैलेंसी यहाँ पे 2 दिखाई पड़ेगी, और यहीं से अगर कंपाउंड बनाना चाहेंगे आप तो आपको कार्बन का ऑक्टेट पूरा होता नहीं दिखेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि मैंने बताया था कि ग्राउंड स्टेट में नहीं बल्कि कहाँ जाना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। हमको एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और वो आपको पता ही है। हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को पेयर्ड को उठा करके हम क्या करेंगे, एम्प्टी में प्रमोट करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि एक्साइटेशन में क्या होता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल, इसमें ट्रांसफर करते हैं। तो आगे हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, तो आगे हम जो करने जा रहे हैं आप देख रहे हैं, ये हम लोग का है क्या चीज़, ये हम लोग का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखेगा। तब आप यहाँ पे बना दीजिए एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसका लिख दें इसका, तो हमें क्या मिलेगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। आप सिंपली आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमारा, देखिए जैसा ये हमारा हो गया 2s इस तरह से, और P के आपके 3 होते हैं वो आप बना ही लेंगे यहाँ पर। तो आपका P का यहाँ पर ऑलरेडी 3 हो गया। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन भर लीजिए अपना। तो इलेक्ट्रॉन जो भरने के लिए अब ये आपका जो पेयर्ड था ये प्रमोट कर जाएगा किसमें, इसका एम्प्टी में चला जाएगा। तो 2s में खाली बस आपका एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेगा। px py में पहले से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए थे ही, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि pz में भी अब एक इलेक्ट्रॉन चला आएगा। और इस तरह से अब आप बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे कि नाउ देयर आर 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स in the valence shell of carbon in excited state। excited state में आप देख रहे हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। इसलिए हम यहाँ से अब हम यहाँ क्या से कंक्लूजन हम क्या ड्रा कर रहे हैं, देखिए जैसा अब यहाँ से हम कंक्लूजन देखिए ड्रा करने जा रहे हैं। और वो कंक्लूजन क्या है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने के नाते कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 टेट्रावैलेंट। यानी कार्बन जो होता है याद रखिए वो कार्बन कैसा होता है, तो टेट्रावैलेंट होता है। यानी उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, टेट्रावैलेंट होता है। और एक बात और आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कोई भी यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। सॉरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो है, लोन पेयर नहीं है, मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं है। यानी आप देख रहे हैं कि वैलेंस शेल में कोई भी यहाँ पे लोन पेयर ऑर्बिटल नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई भी हमको फुल फील्ड ऑर्बिटल दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी कार्बन की जब वैलेंसी आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 होगी तो वहाँ पे कोई भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टेट्रावैलेंट है, एंड आप कह सकते हैं हैज नो लोन पेयर। लोन पेयर को मैं यहाँ पे LP लिख दे रहा हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरह से हम कार्बन को भी आसानी से दिखा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल आपके साथ हम शेयर कर ले रहे हैं। हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं 2 एग्जांपल, जिसमें से आपको हमने सेकेंड पीरियड के 2 एलिमेंट निकाल के दिखा दिया। अब मैं जरा सा 2 लेता हूँ, एक मैं लेता हूँ कहाँ का, एक लेता हूँ मैं इसमें ऑक्सीजन का, और एक लेता हूँ मैं किसका, उसके नीचे वाले हायर पीरियड का मतलब थर्ड पीरियड का, मतलब कि सल्फर का। तो थर्ड पीरियड का एक एग्जांपल लेकर के हमारी और जानकारी जो होती है वो इन्हांस होती है। तो हम लोग देखिए अब हम आगे जा सकते हैं। यहाँ पर
देख सकते हैं आप लोग, हम जरा सा ऑक्सीजन का निकाल के आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोन पेयर भी होता है। हालांकि आप चाहो तो नाइट्रोजन का ले लो, चलो एन को दिखाते हैं, पहले मेन को ही ले लेते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में नाइट्रोजन का। प्रोसेस सेम है, एकदम वैसे ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। तो हम लिख दीजिए यहाँ पर फट से, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3, ये हम लोग का हो गया। इनका आप जानते टर्मिनल नंबर 7 होता है, इस तरह से हम लोग का हो गया। अच्छा, अब देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का यहाँ पर 7 हो गया, और आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, सेकंड सेल है। इसका मतलब कि सेकंड सेल में कोई डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है, इसका मतलब डी ऑर्बिटल यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अगर डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो याद रखिएगा एक वर्ड कहा जाता है एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ कोवैलेंसी, तो नहीं पॉसिबल होता है। यानी जिनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं उनका एक्सटेंशन ऑफ कोवैलेंसी नहीं होता है, उनके कोवैलेंसी का एक्सपेंशन यानी बढ़ाव नहीं होता है। अब क्या करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है, आप जानते ही हैं। फटाफट हम क्या कर देंगे कि फट से इनका बना लीजिए, क्या चीज़ आप इनका बना लीजिए बॉक्स डायग्राम, और बॉक्स डायग्राम हम लोग को बनाने आता ही है, तो फट से हम लोग बना लेते हैं। देखिए वो बॉक्स डायग्राम हमारा देखिए ऐसे हो गया। हमको पहले 2s बनाना है, चलिए नीचे में बना लेता हूँ। तो हमारा 2s, ये देखिए ये हमारा हो गया 2s, ये 2s हो गया, और ये आपका 2p हो गया। एकदम यूजुअल चल रहा है, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, सब कुछ ईजी होता है, आप जानते ही हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पर 2p हो गए, ये हमारा 2p का, ये हमारा अगर 2p का हूँ ये हमारा यहाँ पर px हो गया, दिस वन इज py एंड दिस वन इज pz। और मैंने कहा भी था कि हम जो शुरुआत करते हैं वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट होता है। तो सिंपली आपका यहाँ पर जो होगा वो कौन सा होगा, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। इसको शॉर्ट में GD लिख रहा हूँ, ये हमका ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इसको समझेंगे ये है। अब देख रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप इनको यहाँ पे भर दीजिए, भरना आप लोग सीख गए हैं। P में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हुंड्स लॉ अप्लाई होगा, और हुंड क्या कहता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाएंगे, तो आप एक इलेक्ट्रॉन फटाफट यहाँ पर भर दीजिए। हमने देखिए भर दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि नाइट्रोजन का आपके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बहुत क्लियरली दिख रहे हैं कितने यहाँ पे 3 यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर हमको ग्राउंड स्टेट में ही अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या बनाता है, तो आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका बड़ा एक पॉपुलर कंपाउंड है, आप जानते हैं अमोनिया। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी यहाँ वैलेंसी कितनी है, 3 है, यानी कि यहाँ पर ट्राईवैलेंट है। और ट्राईवैलेंट का मतलब क्या हुआ, उसके पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पर होने चाहिए, इस तरह से। अच्छा, एक बात और आपने पढ़ा होगा कि n जो हैलाइड बनाता है उसका फार्मूला क्या होता है, NX3 होता है, इस तरह से। तो इसमें भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे देखिए इनकी कोवैलेंसी 3 है और यहाँ वैलेंसी भी 3 ही है, तो O3 हमको साथ साथ यहीं पर मिल जा रहा है। एक बात आप अगर और नोटिस कर रहे हो तो क्या देख रहे हो, इसके वैलेंस सेल में 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ही साथ यहाँ पर 1 फुल फील्ड ऑर्बिटल भी है, और जो 1 फुल फील्ड ऑर्बिटल है यही इनफैक्ट क्या होगा, यही हमारा लोन पेयर होता है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसा, यहाँ से हम कंक्लूजन देखिए ड्रा कर रहे हैं, इसको मैं नोट के फॉर्म में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और वो नोट क्या है, वो नोट ये है कि नाइट्रोजन इज जनरली ट्राईवैलेंट। कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इज जनरली ट्राईवैलेंट। इसकी कोवैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, ट्राईवैलेंट। और साथ में देख रहे हैं कि जब ये ट्राईवैलेंट होता है तो यहाँ पर एक क्या है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है, यानी इसके पास 1 लोन पेयर भी है, एंड हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिए ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अच्छा, एक बात आप और याद रख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बांड अगर आप लोगों को पता हो तो फुल फील्ड ऑर्बिटल का यूज करके कोऑर्डिनेट बांड भी बनाया जा सकता है। और उस कंडीशन में अगर नाइट्रोजन अपना कोऑर्डिनेट बांड अगर बनाएगा, इसका अगर यूज करेगा, तो आप जानते हैं कि जनरली अगर हम लोग ये कहें, देखिए कि नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करेगा, वो 3 बांड बनाएगा। मान लो मुझे कहना है कि यहाँ पर मैं NH3 लिख रहा हूँ, तो देखिए नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके क्या करेगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स N ने यूज किया और NH3 इसका बन गया। और जब मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपना हाइड्रोजन यूज करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को मान लो हमने यहाँ पे क्रॉस से दिखा दिया इस तरह से, तो हमारा ये NH3 तो बन गया। लेकिन ऐसा करते समय N ने, देखो भाई जो डॉट से हमने लिखा हुआ है
ये डॉट से जो लिखा है वो किसका है, वो हमने n का इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, n का इलेक्ट्रॉन डॉट से लिखा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब n अपने केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, वैलेंस शेल में फुल फील्ड ऑर्बिटल है, और यही फुल फील्ड ऑर्बिटल जो है ये इलेक्ट्रॉन यही तो इसका लोन पेयर बनाता है, और उसको आप जानते हैं कैसे डबल डॉट से दिखाया जाता है। तो इस तरह से NH3 की स्ट्रक्चर हुई, यानी जब n की वैलेंसी होती है 3 तो वहाँ पर लोन पेयर होता है। लेकिन अगर मैंने आपसे कह दिया कि n अपने इस लोन पेयर का यूज करके भी बॉन्ड बना सकता है, और जब n अपने इसका यूज करके अगर बॉन्ड बनाएगा, याद रखिए, मान लीजिए मैं कहूँ कि चलिए साथ में यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, H+ आयन है, और इसका यूज करना है, इसको भी n के साथ जोड़ना है, तो इसको भी आप n जोड़ तो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि शेयरिंग के लिए ये इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन अपना ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनको दे करके बॉन्ड बनाएगा, और उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या मिलने जा रहा है, देखिएगा यहाँ पर आपको अब n की वैलेंसी 4 होती दिखेगी, और वो कैसे दिखेगी जरा इसको इधर देखिए, तब क्या हो जाएगा कि आपका जो नाइट्रोजन है उसने पहले से 3NH बांड तो बनाए ही बनाए हैं, ये बांड आपका पहले से बना है, अब इस बांड से भी n अपना एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, लेकिन इस बांड को बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है, एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं लगते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये नाइट्रोजन देगा, और इसीलिए आप जानते हैं वाला बांड कैसा होगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट बांड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो 2 बांड बनेंगे, ये जो 3 बांड इनफैक्ट हैं, इसमें से आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन n का है जो कि हमने डॉट से दिखाया है, और एक इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से दिखा रहा हूँ जो कि इनफैक्ट किसका है, ये हाइड्रोजन का है। तो इस तरह से ये बांड बनेगा, लेकिन इस बांड जो हमने एरो से दिखाया हुआ है, इस बांड को बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ने ही दिया हुआ है, और ऐसी कंडीशन में आप जब नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन देगा तो n पे क्या आ जाएगा, तो आप सब लोग जानते हैं कि n के पास यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इस तरह से n के पास यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि जब n की वैलेंसी 3 होती है तब n के पास एक लोन पेयर होता है, और n की वैलेंसी 4 भी हो सकती है। देखिए इसमें 3 बांड आपके कोवेलेंट बांड होंगे, और 4th बांड कैसा होगा, कोऑर्डिनेट बांड होगा, लेकिन उस केस में n के पास क्या होगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो n जब कोऑर्डिनेट, जब यहाँ पर 4th बांड भी बनाएगा, जब वो क्वाड्रीवैलेंट हो जाएगा तो n के पास एक प्लस चार्ज आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक नोट यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो नोट क्या है, देखिए जैसा वो नोट हमारा ये है कि इन क्वाड्रीवैलेंट कंडीशन, हम देखिए यहाँ लिख रहे हैं, इन क्वाड्रीवैलेंट कंडीशन जब n की वैलेंसी 4 हो जाए, इन क्वाड्रीवैलेंट कंडीशन नाइट्रोजन हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, बल्कि होगा क्या, बट विल हैव, क्या हो जाएगा इसके पास आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको समझना है नाइट्रोजन के लिए। तो n की वैलेंसी जनरली 3 होती है, और जब इसकी वैलेंसी 3 होती है तो उसके पास एक लोन पेयर भी होता है, लेकिन जब n की वैलेंसी क्वाड्रीवैलेंट होगी, जब वैलेंसी सिर्फ 4 हो जाएगी, तो उसके पास आप देखिए क्या लिखा है, कंटेन्स, यहाँ क्या लिखा है, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर इसके पास नहीं रहेगा, बल्कि उल्टे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके पास हो जाएगा। तो ये बात आपको ढंग से समझना है। इसके बाद से मैं अब क्या करता हूँ, एक ऐसा एलिमेंट ले रहा हूँ जो 3rd पीरियड का होगा, और 3rd पीरियड होने का मतलब क्या हो जाएगा कि उसके पास आप जानते हैं कि d ऑर्बिटल्स भी होंगे, और d ऑर्बिटल होने का मतलब उसके वैलेंसी का वहाँ पर एक्सपेंशन हो सकता है। तो मैं आपको एक 3rd पीरियड का एलिमेंट लेकर के दिखा रहा हूँ, इसकी वैलेंसी क्या क्या हो सकती हैं। तो मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ फास्फोरस का। तो तरीका वही आपका होगा, क्या लिखेंगे, पहले लिख दिया जाए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया जाएगा, और वो क्या होता है सबको पता है, ये होता है क्या, ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, फिर यहाँ पे 2p6, फिर क्या हो जाता है, ये होता है आप जानते हैं 3s2, और फिर क्या होता है 3p3, यही हो जाएगा। जो लिए 15 आपका हो जाएगा।
2 इलेक्ट्रॉन जोड़िए, 2 + 2 4, 4 and 6 10, 10 + 2 12 + 3 15, ये आपका हो गया। लेकिन एक बात आप और जानते हैं कि थर्ड सेल में d ऑर्बिटल भी होते हैं। तो करना क्या होगा कि अगर आपका कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड का होगा या उसके आगे के पीरियड का होगा, याद रखिए उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स भी होते हैं। और उस कंडीशन में भले ही यहाँ पर d में इलेक्ट्रॉन न हो, फिर भी आप क्या करेंगे, आप इसको लिख देंगे, 3d0 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपके इस एलिमेंट फास्फोरस के वैलेंस सेल में s भी 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है। तो आप क्या करेंगे कि आप इनको s p d तीनों आप बना के दिखाइए, और वो क्या होगा आप जानते ही हैं। तो फट से हम लोग बनाते हैं। देखिए तुरंत बॉक्स डायग्राम हमको बना लेना होगा, और वो बॉक्स डायग्राम क्या बनेगा, देखिए 3s, तो हम सबको पता है कि s में खाली बस एक ही ऑर्बिटल होता है, हमारा 3s हो गया। p में हम जानते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये देखिए आपके p के 3 ऑर्बिटल्स हो गए। और d में आप जानते हैं कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आप d के 5 ऑर्बिटल ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। तो 3s ये हम लोग का हो गया, 3p ये हम लोग का हो गया, 3d ये हो गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, भर दीजिए हुन्स लॉ अप्लाई करके, s के इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। p में 3 हैं, तो आप देख रहे हैं हुन कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन तीनों p में चले जाएंगे। एक px में गया, मान लीजिए इसको मैं px कहूँ, ये हमारा py में गया, और ये चला गया pz में, ये चला गया। और d आपका देख रहे बिल्कुल अभी एम्प्टी है। तो इसमें यही देखना है कि जब फास्फोरस की हम बात कर रहे हैं तो फास्फोरस में क्या दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं इसके ग्राउंड स्टेट की यहाँ पर बात कर लूँ तो ग्राउंड स्टेट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फास्फोरस के पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, और उसके साथ साथ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लोन पेयर भी है। तो आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि फास्फोरस ट्राईवैलेंट जब होगा तो इसके पास एक लोन पेयर होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि फास्फोरस अगर मान लो यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड्स बनाए, मान लो मैं यहाँ pH3 लिख देता हूँ, तो अगर ये फास्फोरस ट्राईवैलेंट है इसके पास एक लोन पेयर भी रहेगा। तो ट्राईवैलेंट कंडीशन में फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है। अब देखिए फास्फोरस के पास यहाँ पर लोन पेयर भी है और एम्प्टी d ऑर्बिटल भी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस लोन पेयर को एम्प्टी d में हम प्रमोट कर सकते हैं, जिससे फास्फोरस की वैलेंसी का एक्सपेंशन हो जाएगा। तो जो d ऑर्बिटल जिनके पास होते हैं उनके वैलेंसी का एक्सपेंशन भी पॉसिबल होता है, और यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, अब हम इसी को क्या करने वाले हैं, देखिए जैसा अब इसी को हम यहाँ पर प्रमोट करने वाले हैं। कहाँ पे, अब हम हमारे पास जो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है ना, अब इसी के इलेक्ट्रॉन को हम एम्प्टी d में यहाँ पर प्रमोट कर दें, और इसी प्रमोशन को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। तो आप इसको यहाँ पर एक्साइट कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पर देखिए क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, और वो क्या मिलेगा आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि अब हम इस इलेक्ट्रॉन को जब प्रमोट कर देंगे तब क्या दिखेगा आपको कि अब आपके पास जो 3s है उसमें खाली बस अब एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। p में आपके पास पहले से ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है p आपका, तो जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे p वाले। लेकिन d आपका जो पूरा का पूरा जो पहले एम्प्टी दिखाई दे रहा था, अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपका एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ से यहाँ भेज दिए हैं, तो 3s जो आपका है, इस 3s के पास क्या है, खाली बस एक इलेक्ट्रॉन बस यहाँ पर रहेगा। p में आप देख रहे हैं पहले से हाफ फील्ड है, तो आप यहाँ पर इसके 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पर दिखा दीजिए, और उसके बाद से d जो बिल्कुल आपका एम्प्टी था, अब आप देख रहे हैं यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आपका आ चुका है। तो इस तरह से इस एक्साइटेड स्टेट में बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि फास्फोरस के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से आपका साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास अब 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, यानी 5 जब फास्फोरस की वैलेंसी जब 5 होगी तो उसके पास कोई भी यहाँ पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं होगा। यानी अगर मुझे देखिए जरा सा, अगर मुझे फास्फोरस कैसे दिखाना हो, अगर मुझे फास्फोरस को देखिए जरा सा, अगर मैं ऐसे px5 अगर बनाता हूँ, देखिए जरा सा, ये हमारा px5 अगर बन गया, ऐसे मान लीजिए
अगर फास्फोरस ने अगर 5 बॉन्ड बनाया तो आप देख रहे हैं इसके पास कोई भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या ड्रा कर रहे हैं कि फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है, लेकिन जब इसकी कोवैलेंसी देखिए 3 है तो वहाँ पर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर एक लोन पेयर है। लेकिन जब P की वैलेंसी 1, 2, 3, 4, 5 हो गई तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता। ये सारी बात अगर हमको याद रहेगी तो स्ट्रक्चर लिखना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जानते हैं कि फास्फोरस जो होता है वो क्या बनाता है। जैसे मैं कहूँ आपने बड़ा फेमस कंपाउंड पढ़ा होगा, PCl3 भी होता है आप जानते हैं, और PCl5 भी होता है। और इससे क्या कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं कि फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और फास्फोरस की वैलेंसी 5 भी होती है। लेकिन याद क्या करना है कि जब फास्फोरस की वैलेंसी 3 होगी तो उसके पास एक लोन पेयर होगा, और जब P की वैलेंसी 5 होगी तो वहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो इस तरह से हम किसी की भी पॉसिबल जो वैलेंसी है हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद से मैं आपको एक चीज़, वैसे आप किसी का निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब चाहो तो इसको आप आगे चल करके आप सल्फर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्लोरीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सल्फर में आपको दिखाई पड़ेगा कि ग्राउंड स्टेट में उसकी कोवैलेंसी 2 होती है, फर्स्ट एक्साइटेड में क्या हो जाती है 4 हो जाती है, सेकंड में जो होती है 6 हो जाती है। यानी सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है और 6 भी होती है। ऐसे हेलोजन के पास अगर आएंगे तो हेलोजन जो आप जानते हैं जो आपका सेकंड पीरियड का फ्लोरीन है उसका तो खाली बस 1 होता है, लेकिन क्लोरीन का कितना हो जाएगा 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है और 7 भी होता है। ये सारी बात आप लिख के पता लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको किसी भी एटम के बारे में अगर कह दिया जाए कि इसकी पॉसिबल वैलेंसीज क्या क्या होंगी तो आपको कोई डाउट इसमें नहीं होगा और आप आसानी से कोई भी एटम लेकर के उसके पॉसिबल रेंज ऑफ वैलेंसी आसानी से निकाल लेंगे। और इसी का यूज करके हम क्या करेंगे कि अब किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो इस तरह से आज के लेक्चर में इतना ही। आप एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, और अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको इन्हीं वैलेंसीज का यूज करके, यानी आज के क्लास का इंफॉर्मेशन यूज करके, और हम क्या कर देंगे आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल जो बड़े सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स नेचर किसी भी किस्म का मॉलिक्यूल हो तो उसकी कोवैलेंसी के इंफॉर्मेशन से हम उसकी डिटेल स्ट्रक्चर तुरंत लिख लेंगे। और फिर आगे चल के आपको हम दिखाएंगे अगर एक बार स्ट्रक्चर अगर लिख जाती है तो आप चाहो तो उसकी वैलेंसी निकाल लो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, उस पर फॉर्मल चार्ज निकाल लो, और यहाँ तक कि किसी मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन के हर एटम पे हाइब्रिडेशन भी निकाली जा सकती है। तो सब एक एक करके हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और इतना करने के बाद तो आपकी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हो जाती है और जनरल केमिस्ट्री भी पूरी हो जाती है। और इतना इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास रहता है तो हम अपनी केमिस्ट्री को बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो तब तक के लिए